अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ही का चैनल स्टार क्लासेस फॉर स्टार स्टूडेंट्स में। आज जो हम लोग देखेंगे वो है अपना नंबर सिस्टम, है ना। कल का जो वीडियो था वो इंट्रो क्लास था, है ना। आज देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, है ना। आते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग संख्या को जानने से पहले अंकों के बारे में जानेंगे। तो अंक क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं। अंक अंक यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिजिट, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता है। ये जो आपके 0 से लेकर 9 तक जो दिख रहे हैं, ये जो चिन्ह है इसी को कहा जाता है अंक, ठीक है। नोटेशन में हम लोग पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन चिन्हों में पहले 9 अंकों को संख्या मापक अंक कहते थे, है ना, कहते हैं। पहले जो 9 चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? संख्या मापक अंक। और अंत के चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0, है ना। इस तरह का नोटेशन रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो हम लोग शून्य यानी 0 कहते हैं। अब क्या होता है कि अंक ये हो गया। संख्या क्या होता है? तो संख्या जो अंकों के द्वारा निर्मित होता है ना। जैसे लिखा हुआ है संख्या यानी नंबर्स, इन अंकों के द्वारा ही संख्याओं का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी अंक जो अभी देखे हैं कि 0 से लेकर 9 तक जो अंक है उन्हीं से क्या होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि अंक के मान, ये बेसिक क्लास है, ये भी बेसिक हमको नोटेशन में जानने की जरूरत है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिक क्लास में क्या है। तो इसमें क्या है? इसमें अंकों का मान हमको फाइंड आउट करना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वास्तविक मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, और जो आपका स्थानिक या आकस्मिक मान जो है उसको बोलते हैं प्लेस, ठीक है। यानी दो प्रकार से अंकों का मान फाइंड आउट होता है, एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानिक मान, या इसी को बोलते हैं आकस्मिक मान यानी प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं वास्तविक मान क्या होता है। वास्तविक मान किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान का मतलब क्या होता है कि वह मान जो कभी नहीं बदलता है वास्तविक मान कहलाता है ना। जो कभी नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक मान कहलाएगा। जैसे की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या है 4953 कोई संख्या है, इसमें हमको कहता है क्या कि 9 का वास्तविक मान क्या है? 9 का वास्तविक मान क्या है? तो 9 का वास्तविक मान मतलब 9, खुद 9, यानी 9 का मान नहीं बदलना। जो संख्या होगा, जो अंक है उसका मान नहीं बदलेगा, वह कहलाता है उसका वास्तविक मान। तो 9, 4 का वास्तविक मान तो 4, 3 का वास्तविक मान तो 3, है ना। उसी तरह से अगर 8 रहेगा तो 8 का वास्तविक मान वो 8 ही रहेगा। यानी संख्या में कहीं भी रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें कहीं पे भी रहेगा, फिर भी वो जो संख्या अंक होगा यानी उस अंक का वास्तविक मान वही रहेगा, यानी कि जो अंक है। यानी कि 9 होगा तो 9, 8 होगा तो 8, 7 होगा तो 7, 6 होगा तो 6, ऐसे ही एंड सो ऑन। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्थानिक मान या आकस्मिक मान। आकस्मिक मान मतलब प्लेस वैल्यू यानी किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार होता है ना। उसके स्थान प्लेस वैल्यू के अनुसार से जो है, प्लेस के अनुसार से जो होता है उसे हम स्थानिक मान कहते हैं। यानी जैसे देखेंगे कि किस प्रकार से, तो देखते हैं जो संख्या हम लोग पहले लिए हैं, ये 4953 यानी 4953। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो, इसमें हम लोग अगर कहें कि 9 का 4953 में 9 का स्थानिक मान क्या है? 9 का स्थानिक मान क्या है? ये अगर मान लो क्वेश्चन छोटा सा आता है तो सिंपली इसमें ये जो संख्या जो दिया हुआ है आपको, इसमें थोड़ा सा
बचपन में आप पढ़े होइएगा, उसके अनुसार से आप थोड़ा सा इसको ये कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं, पहला जो होता है उसको बोलते हैं इकाई, दूसरा जो होता है सेकेंड में इसको बोलते हैं दहाई, है ना। और ये तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं सैकड़े के स्थान पे आता है, सैकड़ा। और चौथा जो होगा ये किस पे आ जाएगा, हजार। इसके बाद जो होता है वो 10,000, लाख, 10 लाख, ये आप लोग जानते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि 9 का स्थानिक मान, अगर 9 का अगर कहता है क्या वास्तविक मान क्या है, तो सिंपली क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। लेकिन यहाँ 9 का स्थानिक मान कह रहा है, तो 9 का स्थानिक मान मतलब देखो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 9 कहाँ पे है, सैकड़े पर है, यानी 9 का स्थानिक मान जो है वो कितना है, 900। कितना है, 900। ऐसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी जानते हैं या शॉर्ट फॉर्म भी जानते हैं, तो उसके माध्यम से हम देखते हैं कि अगर देखें तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 4, 9, 5, 3 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये दिखाता है 4000 जोड़ 900 जोड़ 50 जोड़ 53। अगर इसको और चाहता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पावर के रूप में भी लिखते हैं, 4 गुने ये हो जाता है 10 पर पावर 3, 9 जोड़ 9 गुने 10 पर पावर 2 जोड़ 5 गुने 10 जोड़ 3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इकाई के स्थान पे वो संख्या 3 है, दहाई के स्थान पे 5 है, 5 का मतलब क्या है, 50 की बात करता है। 9 है सैकड़े की जगह पे, यानी 900 की बात करता है। और 4 क्या है, 1000 की जगह पे, तो 4000। यानी जो जहाँ पे होगा उसको हम इस नोटेशन के अनुसार से, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार से वो प्लेस, जिस प्लेस पे स्थित होगा उस संख्या का मान वही होगा। अब मान लेते हैं इसमें, अगर इसमें 4 का स्थानीय मान कहता है, 4 का स्थानीय मान कहता है, तो सिंपली क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 किस स्थान पे है, हजार के स्थान पे है। तो यहाँ पे सिंपली 4 जो हो जाता है क्या हो जाता है, उसका वैल्यू, स्थानिक वैल्यू हो जाता है 4 हो जाता है ना। इसी तरह से अगर मान लो कोई संख्या है, कोई भी संख्या दे देगा, 9, 7, 6, 5, 4, 3, ये दे दिया संख्या। अब इसमें बोल रहा है कि 7 का स्थानिक मान क्या होगा, तो सिंपली आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने पे है, 10,000 पे है, यानी ये जो 7 है इसका स्थानिक मान क्या हो जाता है, 70,000। क्लियर है। उसी तरह से 9 होता है, तो 9 का स्थानिक मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9 लाख, है ना। यानी इसको हम 9 पर 5 जीरो देते हैं, सुनिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्थानिक मान। अब जो हम लोग देखेंगे वो ये था बेसिक बातें। अब रियल वे में इस चैप्टर में इंटर करेंगे तो पहला जो टॉपिक देखेंगे वो होगा अपना वो होगा अपना नेचुरल नंबर से, यानी देखेंगे वो होगा आपका मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, होल नंबर जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे उसमें कुछ नोट्स होगा, वो देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती के सभी संख्याएं, गिनती के सभी संख्याएं, गिनती के सभी संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं ना कोई संख्या है, गिनती अगर स्टार्ट करने के लिए बोले तो अगर आदमी की संख्या अगर लाइन में खड़ा कर दे उसको गिनती करना स्टार्ट करते हैं, तो जीरो से नहीं ना स्टार्ट करते, ऐसा नहीं ना। तो जीरो से नहीं स्टार्ट करते, तो जीरो ध्यान रखेंगे गिनती की संख्या नहीं है, यानी जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से गिनती करते हैं, 1 से, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चले जाएंगे, 100 ऑन टू 10,000, लाख, करोड़, जितने भी संख्या आ जाएंगे वो सभी के सभी संख्या क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे, है ना। क्लियर है। मतलब 1 से स्टार्ट, जो गिनती के संख्या, जो गिनती की संख्या जहां से शुरू होंगे वो संख्याएं क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे में देख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू आप इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या आप ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्ण संख्या में सिंपल जो गिनती का संख्या है उसमें जीरो जो है उसको सम्मिलित कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो यानी शून्य को सम्मिलित, है ना, के सम्मिलित संग्रह को जीरो के यानी शून्य के सम्मिलित संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो के सम्मिलित संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो, जीरो से स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, वो
पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू। मतलब देखें तो यहाँ से आपका ये जो है इधर जो चला जाएगा वो हो जाएगा कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, है ना। इसमें केवल क्या ऐड हो गया? प्लस कर दे क्या? 0। यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 यानी शून्य को शून्य के सम्मिलित संग्रह को जो मिल जाएगा उसके बाद संग्रह जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उसके बाद क्या है? नोट। नोट में देख रहे हैं क्या? नोट है कि संख्या किरण पर प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले के संख्या से एक अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपके क्लास 10th में एमसीक्यू बनता है कि संख्या किरण पर प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है? एक अधिक होता है। उसके बाद है क्या? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें पता चला है क्या? अभी डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे, कोई है क्या पूर्ण संख्या कहीं पे? नहीं ना है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण नहीं किया गया है। उसी तरह से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करेगा तो भी उसका निरूपण नहीं किया गया है। प्राकृत संख्या अगर कोई बोलता है कि ये 10 करोड़ है तो 10 करोड़ 1 लगा दो तो वो देखो फिर वो उसके बाद बढ़ गया ना, तो प्राकृत संख्या का निरूपण नहीं होगा। उसी तरह से पूर्ण संख्या का भी निरूपण नहीं किया गया है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। उसके बाद क्या है? तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, है ना। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या क्या बन रहा है? 0 यानी शून्य, है ना। उसी तरह से अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। काउंटिंग हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा 1 है ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या है। उसी तरह से पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोई भी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या के तभी बड़ी होती है जब संख्या किरण पर वह संख्या दूसरी संख्या के दाहिनी ओर स्थित हो। ठीक है, यानी कोई पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या के तभी बड़ी होती है जब संख्या किरण पर वह संख्या दूसरी संख्या के क्या होगा? दाहिनी ओर स्थित होगा। अब देखते हैं इसको कैसे दाहिनी ओर स्थित होगा। तो देखो संख्या रेखा हम लोग बचपन में पढ़ते हैं खूब, है ना। हमारा जो बीच का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से हम लोग लेते हैं। 0 के दाहिने तरफ जाते थे क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऐसे ही सो ऑन तो चले जाते हैं। जब इधर बाएं साइड में जाते हैं तो क्या आता है? निगेटिव संख्या आता है ना। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही सो ऑन तो चला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि कोई भी पूर्ण संख्या या पहला नोट से चले, किसी संख्या किरण पर प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या के एक अधिक होती है। देखो अब यहाँ देखो ये क्या है? 2 है। इसका पूर्ववर्ती संख्या कौन है? 1। अब देखो इस 1 से ये 2 कितना अधिक है? तो 1 में 1 जुड़ रहा है तो क्या आ रहा है? 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये 4 है। 4 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है? 3। 3 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि संख्या किरण पर प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक है। अब किसी भी संख्या पे ले लो, 7 है तो 7 6 के बाद आता है, तो 7 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 6। तो 6 से ये एक अधिक है ना। क्लियर है? उसी तरह से सो ऑन टू बहुत सारा संख्या होगा जो आप देख सकते हैं कि वह संख्या अपने ठीक पूर्ववर्ती संख्या से क्या होगा? एक अधिक होगा। अब आते हैं, मान लो कि इसमें इसमें क्या होगा? जैसे -7, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 है। तो ये 6 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है? 7। 6 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है? सॉरी -6 का ये है -7, है ना। अब क्या है कि आप देखिए कि -7 में अगर 1 जोड़ दोगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लास देखे होगे उसमें, तो उसमें डायरेक्टली बताया है कि जो कोई भी संख्या अगर जिसमें 2 जाति हो, है ना, 2 जाति का मतलब प्लस और माइनस दोनों हो,
तो सिंपली हम क्या करते थे, घटा देते थे। घटाते कैसे थे, तो बड़ा संख्या में से छोटे संख्या को घटाते थे। ये बड़ा संख्या क्या है, 7, 7 में से 1 घटा दो कितना आ जाता था, 6 आ जाता था। और हम बताए हुए कि जो संख्या बड़ा होता है उसका साइन क्या आ जाता है, आंसर में चला जाता है। फाइनल आंसर में तो क्या आ गया, -6। तो कहने का मतलब हुआ कि अपने पूर्ववर्ती संख्या में जैसे ही 1 जोड़ा तो देखो वो संख्या प्राप्त हो, है ना, यानी पूर्ववर्ती संख्या से 1 अधिक हुआ। समझ में आया क्या, ये -7 में अगर 1 जोड़े तो -6 प्राप्त हो गया, यानी -6 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है, -7। तो -7 से 1 अधिक हो गया ये -6। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से अगर हम -4 की बात करें तो -4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, -5, है ना। और -5 में आप 1 जोड़ोगे तो याद रखो कि माइनस है और ये प्लस है, सीधा सीधा क्या करना है, 5 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा, 4। अब 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। देखो -4 का पूर्ववर्ती संख्या -5 में जैसे ही हम 1 जोड़े तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखो उसके बाद कोई भी पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या के तभी बड़ी होती है जब संख्या किरण पर वह संख्या दूसरी संख्या के क्या होगा, दाहिनी ओर स्थित होगा। मतलब बड़ी होगी जब देखो पूर्ण संख्या में हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि आपको 0 से स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, 0 से आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये निगेटिव संख्या आएगा नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होगा एंड सो ऑन टू, है ना। यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या का सीरीज चल रहा है। अब पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या तभी बड़ी हो सकती है जब कोई भी पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या से तभी बड़ी होगी जब संख्या किरण पर वह संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या के दाहिने ओर स्थित होगा। जैसे ये देख लो, 1 के दाहिने ओर कौन स्थित है, 2, है ना। तो 2 क्या है, 1 से देखो क्या हो गया, ये 2 बड़ा हो गया ना। उसी तरह से अगर हम देखें ये 6 और 7 में देखिए तो 6 के ठीक दाहिनी ओर, ये देखो ये इधर वाले को दाहिने, इधर जो जाएगा उसको बोलते हैं राइट साइड, इधर जो आएगा वो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले संख्या से राइट साइड वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे 6 में और 7 में देखे तो कौन बड़ा हो गया, 7 बड़ा हो गया। उसी तरह से अगर 3 और 9 की बात करेंगे तो 3 और 9 में हम लोग जानते हैं कौन बड़ा होगा, तो 9 बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या तभी बड़ी होगी जब संख्या किरण पर वह संख्या दूसरी संख्या की किधर होगी, दाहिनी ओर होगी। यहाँ से आपका MCQ बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपके क्लास 10th में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा अपना सम संख्या, विषम संख्या सब लोग जानते हैं, फिर भी इसको देखते हैं, है ना। क्या करते हैं, सम संख्या यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर क्या बोलते हैं इसको, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। यानी कहने का मतलब है कि 2 से जिसमें भाग लग जाएगा, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए वो क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाएगा, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में कहें, दूसरे भाषा में कहें तो कहेंगे वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या और 8 में से कोई भी अंक हो, यानी 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। इकाई का अंक जो होना चाहिए 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह क्या कहलाएगा, सम संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि 2 है, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, 2 से भाग लग जाएगा। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या, 4 में 2 से भाग लगने लग जाएगा। उसी तरह से 10 में क्या करेंगे, 2 से भाग दोगे लग जाएगा, है ना। उसी तरह 12 में भी भाग दोगे 2 से लग जाएगा, 102 में लगाओगे तो भी लग जाएगा। या सिंपली कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कि 9 8 7 6 5 4 3 ये संख्या है, ये संख्या भी दिया हुआ है। अब मान लो कि इसके इकाई यूनिट पर या तो 0 लगा दे, ठीक है, तो बड़ा संख्या होगा तो इसको 2 से भाग देंगे क्या, नहीं ना। वैसे संख्या को सिंपली याद रखेंगे जिसके इकाई का अंक, यहाँ वाला जो अंक होगा इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या इकाई के जगह पे होगा, सिंपली उसको देखते ही कह देना है कि वह संख्या कैसी संख्या है,
सम संख्या। वो संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्लियर है? वह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यानी अगर ये 9765543 और यहाँ कर दिया 0 तो भी यह सम संख्या है। 0 के जगह पे अगर 2 कर दिया तो भी यह क्या होगा? सम संख्या होगा, है ना। इसी तरह से 4 हो या 6 होगा या 8 होगा, ऐसी कोई भी संख्या, कोई इनमें से कोई भी अंक यहाँ पे होगा इकाई स्थान पे, तो सिंपली हम कहेंगे कि वह संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या है, बिना भाग दिए हुए, है ना। या बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर संख्या, विषम संख्याएं, है ना। देखते हैं विषम संख्या वैसी संख्या जो सम संख्या में क्या होता है? 2 से भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद उसी को दूसरे तरह से अगर बोले तो जिसके इकाई का अंक, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं हो, है ना। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगा, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 6, 2, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये संख्या है। इतना बड़ा संख्या, अब इसमें कोई भाग तो नहीं दिया जाएगा कि 2 से भाग देंगे ये लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। ये मान लो कि एक संख्या है, लेकिन इसके इकाई का अंक, यहाँ वाला अंक देखते हैं, इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है, इस जगह क्या होना चाहिए? ना 2 0 आना चाहिए, ना 2 आना चाहिए, ना 4 आना चाहिए, ना 6, ना ही 8 आना चाहिए। मतलब अगर मान लो 1 होगा तो 1 होगा तो भी एक ऐसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। अगर मान लो कि 1 के ना हो के यहाँ पे अगर हम 3 कर दे तो 3 भी होगा इकाई स्थान पे। इस मत कहने का मतलब इन सभी संख्याओं, इस सभी अंकों को छोड़ के बाकी कोई भी अंक यहाँ पे आएगा वो सब का सब क्या हो जाएगा? वो जो संख्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। यानी डिपेंड करता है किस पे? ये केवल इकाई स्थान के अंक पे। तो यहाँ 3 की जगह पे अगर 5 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 7 हो जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो फिर वही क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी अगर यहाँ 9 हो जाएगा तो भी ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। लेकिन 0 हो जाए तो सम संख्या, 2 हो जाए तो भी सम संख्या, 4 हो जाए तो भी वह सम संख्या हो जाए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एक और अच्छा है रूट संख्या, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। रूट संख्या या अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, इसको एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से यानी स्वयं से या वही संख्या से, एक से हो या स्वयं से हो, विभाजित हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा देखो, नहीं समझ अभाज्य संख्या क्या है? सिंपली समझेंगे कि एक अगर बच्चा है तो उस पे राइट किसका होता है? मारने का या किसी का, है ना, तो उसके पेरेंट्स का होगा, है ना। लेकिन अगर वो बच्चा बाहर जाके अगर गलती करेगा तो क्या करेगा? उसको कोई भी बजा देगा, मतलब कोई भी पीट सकता है गलती करने पर, यानी वो बच्चा खुद मार खाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? पेरेंट्स। इसका मान लो कि क्या है? पेरेंट्स जो होगा इसका 1 होगा। संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या की, तो पेरेंट्स 1 है, यानी 1 से ये कटेगा, नहीं तो ये खुद से कटेगा। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कहने का अर्थ है कि वह बच्चा अपने माता पिता से तो मार खा सकता है, या वह खुद गलती करेगा तभी मार खा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली भाषा में, यहाँ मैथमेटिक्स में चलेंगे, यानी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वैसी संख्या जो खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से उसमें भाग लगेगा, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखेंगे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है कि कौन सा अभाज्य संख्या है कौन सा नहीं, इसलिए क्लास 10th के लिए ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी कहा जाता है। जैसे अब देखो यहाँ 2 है
है ना, ये 2 है, तो 2 देखो, 2 को 2 से भाग दे सकते हो और 1 से भाग दे सकते हो, इसके अलावा कोई संख्या से भाग दे सकते हो नहीं। उसके बाद देखो 3 है, 3 जो है इसमें 2 से भाग दोगे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 1 से भाग दोगे तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी यह किससे लगेगा, और 3 से भाग दोगे तो 3 से लगेगा। यानी यह जो 3 है कैसी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद आते हैं 5, लेकिन उससे पहले लेते हैं 4। देखो 4 जो है उसमें किससे भाग दे सकते हो, उसमें 1 से लगेगा, 4 बार में 4 कट जाएगा 1 से देंगे तो। अब देखो 4 है उसमें 2 से भाग लगेगा, लग जाएगा। 2 से जब भाग लगेगा फिर किससे, 4 से भी लग रहा है। तो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसमें केवल और केवल 1 से लगना चाहिए, केवल 1 से लगना चाहिए, नहीं तो स्वयं से। यानी 4 है तो 4 से लगना चाहिए, नहीं तो 1 से लगना चाहिए, दूसरा कोई भी संख्या से नहीं लगना चाहिए। तो इसमें 4 में क्या हो रहा है कि 2 से भी लग रहा है, आपका 4 में क्या हो रहा है, 2 से भी लग रहा है। तो इसलिए 4 जो है वह अभाज्य संख्या ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, या इसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो 4 हमारा यौगिक संख्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ क्या है, 2 कैसी संख्या है, यह अभाज्य संख्या। उसी तरह से 3 में क्या हो गया, 3 से लगेगा ना तो 1 से लगेगा। 5 है, 5 में क्या होगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। यानी 5 में 5 से लगेगा, नहीं तो 1 से लग रहा है। उसी तरह से 7 में क्या है, 7 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। उसके अलावा कोई दूसरे संख्या से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित वह नहीं होगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। उसी तरह से 9 नहीं लिए सर, तो 9 देखो, 9 में क्या है कि 9 में आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 में 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या करता है डिफिनीशन कि 1 से होना चाहिए या स्वयं से होना चाहिए। तो 9 में 1 से तो लगेगा, ठीक है, 9 से भी लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या कौन है, 3, जिससे ये भाग लग जाता है। इसलिए 9 क्या होगा, वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 9 नहीं है। उसके बाद है क्या है, 11। 11 में देखिएगा तो 1 से लगेगा, फिर 11 से लगेगा, दूसरे संख्या से नहीं लगेगा। 13 में भी 1 से, और 13 खुद से लगेगा, नहीं तो दूसरे संख्या से नहीं लगेगा। फिर 15 में देखोगे तो 15 में 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, और उसके बाद 15 से भी उसमें भाग लगेगा, और साथ ही साथ 1 से लगेगा। तो हम क्या जानते हैं कि सिर्फ 1 से लगना चाहिए, नहीं तो स्वयं से लगना चाहिए। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 15 नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 से और 5 दोनों ओर से भाग लग जाता है। उसके बाद 17 में भी 17 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। 19 में भी 1 से, नहीं तो 19 से, है ना। उसी तरह से 23 में 1 से, या नहीं तो 23 से। उसी तरह से जस्ट 29 में भी उसी तरह से लगेगा। एंड इसके बाद सो ऑन टू, मतलब आप देखिएगा बहुत सारे संख्याएं होंगी जो हम इस तरह से देखेंगे कि क्या है, वह अभाज्य संख्या है। देखेंगे अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा कौन सी संख्या, रूट संख्या, सॉरी यौगिक संख्या, या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, है ना, कंपोजिट नंबर्स। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्या है जो 1 से, स्वयं से, और किसी दूसरे संख्या से भी, जिसमें क्या होगा, जिस संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से यानी खुद से, और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा होगा जिसे उसके पेरेंट्स तो पीटते ही पीटते होंगे, है ना, और वह खुद भी मार खा जाता हो गलती करने के बाद, उसके बाद भी कोई दूसरा आता हो और बजा के चला जाता हो, है ना। तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, कहने का मतलब है कि वह जो संख्या होगा वो हो जाएगा भाज्य संख्या। कहने का मतलब क्या है, सिंपली कि जिसमें 1 से भाग लगेगा, खुद से लगेगा, मतलब जो संख्या होगा उसी से लगेगा, और साथ ही साथ कोई दूसरा संख्या भी आएगा और उसको भाग देगा और वह कट जाएगा। वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, वैसे संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या। क्लियर है, वैसे संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये है 4, क्या है 4 में देखो 2 से ही भाग लग रहा है, 4 में 2 से भी भाग लग रहा है, मतलब 4 में 2 से भाग लग रहा है, कट जा रहा है। 4 में 1 से भाग दोगे तो भी 4 बार में ये कट जा रहा है, 2 बार में ये कट जा रहा है, फिर 4 बार में 4 ये भी कट जा रहा है। उसी तरह से 4 में 4 से भाग दोगे तो भी 1 बार में ये 4 कट जा रहा है। मतलब देखो कि क्या हुआ, 1 से तो लग रहा था, 4 से भी लग रहा था, और देखो ये कोई दूसरा संख्या है, यानी कोई दूसरा आदमी है, ये भी बजा के चला गया 4 को, है ना। तो कहने का मतलब है 2 से भी भाग लग गया 4 में। तो ऐसे संख्या जिसमें 1 से भी लगेगा,
खुद से यानी जो संख्या उससे लगेगा और उसके साथ साथ कोई दूसरा संख्या से भी भाग उसमें लग जाए, वैसे संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगे, या उसी को हम यौगिक संख्या बोलते हैं। तो देखो उसके बाद चलते हैं 6। 6 में देखो 2 से भी लगेगा, 4 3 से भी लगेगा और साथ ही साथ 6 से भी लगेगा। उसके बाद कितना से लगेगा, 1 से भी लगता है। तो 2 और 3 आ गया, इसमें भाग देने के लिए एक्स्ट्रा संख्या। तो वैसी संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वो कहलाएगा आपका यौगिक या भाज्य संख्या। क्लियर है। उसी तरह से देखते हैं 10। 10 पे भी उसी तरह से होगा, 2 से लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है और 1 से भी लग रहा है। उसी तरह से 12 है, तो 12 में देखो 1 से लगेगा, 2 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, उसके बाद 12 से भी लग रहा है। तो ये 12 कैसे संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर है। उसी तरह से 14। 14 में देखो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा और साथ ही साथ 14 से लगेगा। तो ये भी संख्या कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। 15। 15 में क्या है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है और 15 से भी लग रहा है। ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। वैसी संख्या जिसमें 1 से, स्वयं से और किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम बोलते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये देखिए नोट्स है, नोट्स में लिखे हैं कि एक, कभी कभी पूछता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स में, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। एक न तो अभाज्य संख्या है और ना यौगिक संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। यानी ये दोनों संख्या वैसी संख्या होगा जो 1 से बड़ी होता है। पहले ही लिखा गया है कि 1 से बड़ी, वैसी संख्या जो 1 से या स्वयं से विभाजित होगा उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे भी सेम आएगा, 1 से बड़ी वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या या वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से या किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलेंगे। तो यहाँ देखो एक जो है ना अभाज्य संख्या है ना यौगिक संख्या होगा, इसको एकदम ध्यान से रख लो दिमाग में। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में। क्या है, 2, सिर्फ 2, सिंगल सिंगल 2 एक ऐसी सम अभाज्य सम संख्या है जो सम भी है और साथ ही साथ वह अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। इवन होने के साथ साथ वह कैसा है, प्राइम नंबर भी है। यानी कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 2 एक मात्र कैसी संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा 4 जो होगा वो भी सम है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है कि 1 से भाग लगे और नहीं तो खुद 1 से लगे और साथ ही साथ स्वयं से लगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, 4 भी होगा तो भी वह 2 से लग जाएगा उसमें भाग। बात समझ में आ रहा है ना। तो केवल और केवल दिमाग में बिठा लो कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है। संख्या पद्धति में बचे हुए कुछ नंबर्स है, उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उसके बारे में। संख्या पद्धति में तो वो है हमारा क्रमागत संख्याएं यानी कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसमें क्या है, वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती है उसे क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती है, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे अब देखिएगा, जैसे में क्या होगा, जैसे मान लो देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित अंतराल है, 1 के बाद कितना है, देखिए 1 के बाद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आने के लिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। फिर देखो 2 से 3 जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। मतलब एक निर्धारित आ रहा है, एक निर्धारित क्रम आ रहा है कि इसके बाद जो है यही नंबर आना चाहिए। तो एक पैटर्न पता चलता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे अगर मान लो कि 2 4 6 8 10, तो हमको क्या चल रहा है कि ये 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब इसके बाद वाला संख्या भी आने का क्रम हमको क्या हो रहा है,
पता है, और क्रम क्या है, निर्धारित है कि इतने के बाद ये संख्या आएगा। यानी +2 जोड़ रहे हैं सब में, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, 4 में 2 जोड़ 6, 6 में 2 जोड़ रहे हैं 8, 8 में 2 जोड़ रहे हैं 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो ये क्या है, एक निर्धारित क्रमानुसार के अनुसार से जो संख्या आती रहती है वह कहलाती है क्रमागत संख्या। अब आते हैं, अब जो आते हैं वो होता है एक वर्गमूल संख्या है। हम लोग ऐसे वर्गमूल संख्या के बारे में देखते हैं। ये होता क्या है कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में हो, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल संख्या कहते हैं, यानी वर्गमूल संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे इसमें देखेंगे तो जैसे क्या होता है भाई, जैसे में देखो 4 है। अब देखो 4 का वर्गमूल देखो क्या होता है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। यानी वे संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, तो 4 का वर्गमूल देखो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। तो उस वर्गमूल संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल संख्या कहते हैं। यानी 4 जो है अपना क्या है, वर्गमूल संख्या है। उसी तरह से अगर बात करें तो 9, उसी तरह से अगर बात करें तो 16, आगे देखेंगे 25, है ना। इस तरह से एंड सो ऑन टू बहुत सारे संख्या होंगे, मतलब 4 होंगे, 9 होंगे, 16, 25, 36, है ना। इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो 100 भी कर सकते हो, और आगे बढ़ोगे तो 121 कर सकते हो। यानी ये क्या है, 11 का रूट, 121 का रूट करेंगे 11 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब वे संख्या जिनका वर्गमूल निकलेगा किस संख्या में, पूर्ण संख्या में, वे संख्या क्या कहलाती है, उसे हम लोग वर्गमूल संख्या कहते हैं। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। अब एक दो मतलब मान लो अगर दिया हुआ 625, तो 625 का वर्गमूल कितना निकलता है, 25 निकलता है। तो ये जो 600 है यही कहलाता है क्या, वर्गमूल संख्या। 625 जो है यही कहलाता है कितना, कौन संख्या, वर्गमूल संख्या। क्लियर है। अब आते हैं घनमूल संख्याएं या क्यूबिकल नंबर या क्यूब नंबर्स बोल सकते हैं इसको। वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, जिनका घनमूल क्या होगा, पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, उसे हम घनमूल संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, घनमूल संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि 8 का घन निकालना है, 8 का घन निकालोगे तो 8 का घन कितना आ जाता है, 2। 8 का घन 2 हो जाता है। कैसे होता है तो वो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। या ऐसे देखो, ये इस तरह से 2 का क्यूब हो गया, क्यूब रूट से हट जाएगा क्यूब रूट, यहाँ कितना आ जाता है, 2, है ना। यानी वे संख्या जिनका घनमूल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उसे हम घनमूल संख्या कहते हैं। जैसे 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 में क्या आ जाएगा, 8, 27, है ना, 64, 125, है ना, एंड सो ऑन टू, ऐसे संख्याएं जो होंगे जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, वे संख्याएं क्या कहती हैं, घनमूल संख्याएं कहलाती है। जैसे 8, 27, 64, 125, ये सब क्या है, घनमूल संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड और अलग है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्विंस नंबर। अब क्या है, ऐसे दो लगातार अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब दो अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या होगा, तो उस संख्या को, उस दोनों संख्या को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे की बात करें तो जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में 17 है, 17 और 19 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और 19 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच में एक भाज्य संख्या, इनके बीच में भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या 18 है। बात समझ में आया क्या? देखिए, और अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं क्या, अभाज्य संख्या कैसे, वो हम लोग पहले पढ़े हैं।
अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक या स्वयं से करता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ 17 है, 17 में देखो 17 क्या है, पहले तो अभाज्य संख्या है, 17 में 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 17 से लगेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं लगेगा। उसी तरह से 19 में 1 से लगेगा, नहीं तो किससे लगेगा, 1 से लगेगा, नहीं तो 19 से लगेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं लगेगा। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या है। पहला तो ये अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद क्या आ रहा है कि इन दो संख्याओं के बीच में, ये दोनों संख्या एक तरह से लगातार आ रहा है, 17 के बाद 19 आता है ना, 18 के बाद बीच में आता है 18, उसके बाद 19, यानी लगातार वे में है। ऐसे दो लगातार अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में क्या होता है, एक भाज्य संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 17 और 19 दो अभाज्य संख्याएं हैं, और जो दोनों क्या है, लगातार है ना, एक भाज्य के बाद। तो क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, अब ये भाज्य है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक जो है भाज्य संख्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है, कौन, 18। एक भाज्य संख्या कौन है, 18, यानी 17 और 19 के बीच में 18 जो है एक भाज्य संख्या है। इसीलिए अपना 17 और 19 जो है यह जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। अब चलते हैं, ये सब जो है खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीजर में, वो होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स देखते हैं, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त क्या, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त, मतलब एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वैसे संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में बोले, दो संख्याओं का मस यानी एचसीएफ एक हो, जो भी दो संख्या होंगे उनके एचसीएफ क्या होंगे, एक होंगे, वैसे संख्या को भी क्या कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं, दूसरे तरह से, है ना, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है। मतलब देखो ए और बी का मौस बराबर एक है, इसका मतलब ए और बी का मौसा अगर एक है, ए और बी का मौसा यदि एक है, तो ए और बी ये क्या है, ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्याएं है। मतलब ए और बी का मौसा क्या है, एक है, यानी एचसीएफ एक होगा, तो ए और बी ये जो है सह अभाज्य संख्याएं होंगे। ये क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके बोर्ड के एग्जाम में, कि दो सह अभाज्य संख्याएं कब होंगे, जब उनका क्या होता है, मौसा क्या होगा, एक होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 9 और 16 यह कैसी संख्या है, ये देखना चाहते हैं। तो सिंपली आप जो है इसका एचसीएफ निकाल दो, 16 और 9 का एचसीएफ निकालोगे तो 9 से दोगे यहाँ एक बार में 9 कितना आ जाएगा, 7। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर है, हम लोग जानते हैं ये 9 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ एक बार में 7, रिमाइंडर 2 आया, फिर डिवाइजर जो है यहाँ आ जाएगा 2 तिहाई 6, है ना, फिर 1 आएगा, फिर 2 यहाँ, 2 बार में 2 कैंसिल। यानी जब तक नहीं कटता है तब तक हम लोग ये प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं, और जो यहाँ कट के आ जाता है वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ कहलाता है। यानी एचसीएफ जो हो गया तो कितना आया, 1। यानी कहने का अर्थ है कि 9 और 16 का मस बराबर कितना है, 1 है। 9 और 16 का मस कितना है, 1 है। अतः 9 और 16 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। उसी तरह से अगर मान लो, अगर हम ले 16 और 25 ले लो, 16 और 25 ले लो, क्वेश्चन है पूछेगा कि यह कैसी संख्या है। सिंपली तो 16 और 25 का फिर क्या निकालोगे, मौसा निकाल दो,
एचसीएफ निकालो, एक बार में 16 कितना आ जाएगा 9, फिर यहाँ 16 है ना, फिर यहाँ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ एक बार में 9, फिर आ जाएगा यहाँ 7, फिर 9, फिर यहाँ एक बार में 7, फिर आ जाएगा 2, फिर 7, यहाँ 3 बार में 6, एक फिर 2 बार में 2, है ना। यानी कितना आ गया एचसीएफ, एचसीएफ जैसे ही 1 आ गया, यानी इसलिए चूंकि सिंस है ना 16 और 25 का मास बराबर कितना है 1, इसलिए 16 और 25 सह अभाज्य संख्या है। 16 और 25 क्या है, सह अभाज्य संख्या। तो सिंपली भाषा में जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। दो संख्याओं में से जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, या दूसरे लैंग्वेज में बोले जिसका मासा 1 होगा वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको स्टार मार्किंग में रखेंगे। अगर बोल देगा कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, कब होगा, जब ए और बी का मौस कितना होगा 1 होगा, तब यह जाके क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है, एमसीक्यू में आपके बुक में भी ये मिलेंगे क्वेश्चन कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौस बराबर डैश 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 कितना होगा 1 होगा, याद रखें। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे, वो होगा हमारा नेक्स्ट जो भी होगा पूर्णांक संख्या। जैसे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स, है ना। पूर्णांक संख्या देखो, ऋणात्मक, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ रहे हो, मतलब इसमें क्या होगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा, 0 भी आएगा, धनात्मक संख्या भी आएगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब धनात्मक संख्याएं आएंगे, इन सभी का एक समूह मतलब एक सम्मिलित रूप होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखो -∞ से लेके -100, -99, इस तरह से जो भी संख्याएं आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो फिर प्लस में चला जाएगा, जहां तक भी ले लो, जो भी संख्या ले लो, वो सारे के सारे संख्याएं जो होंगे वह पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी, है ना। जैसे माइनस अगर कह दिया 150, तो इसका मतलब क्या है, वो -150 भी कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 जो है 0 शून्य, यानी ना तो यह धनात्मक होती है, शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही यह क्या होता है ऋणात्मक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्य जो है, शून्य पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन इस पर जो है वो धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है, यानी ना वो पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, तथा क्यू जो होता है, ये क्यू यानी हर जो होगा वह 0 के बराबर नहीं हो, जहां पी और क्यू क्या होता है पूर्णांक संख्या हो। पी और क्यू कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। जैसे में देखे रहे हैं कि ये 2/3 यह कैसी संख्या है, तो यह रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। उसी तरह से 5/7 ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 7/11 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0/1 लिखा हुआ ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये 3, अब 3 कैसी परिमेय संख्या है, तो देखो इसके हिडन में एक छिपा रहता है। देखो 3/1 यानी यह पी बाई क्यू के रूप में हो गया। केवल ये जो क्यू है यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, 1 हो 2 हो 4 हो जो भी हो, वो सारे संख्याएं यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। केवल वो सभी संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ तो 5 ये क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो आपको कैसे है, तो सर यहाँ 5 है और इसके बटा में भी एक अंक छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, इस कारण से ऐसे संख्या भी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। अगर कहीं पे बोल दिया कि 153 है, क्या ये कैसी परिमेय संख्या है क्या,
बिल्कुल है, क्योंकि इसके हिडन में क्या है, एक छिपा हुआ है। देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ध्यान रखना है केवल क्यू का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस, है ना, वो संख्या है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें भी नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्या हम लोग देखे हैं, प्राकृतिक संख्या क्या देखे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो वो सारी संख्याएं यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब जिसमें हम प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करते हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक अभी देखे हैं, जो -∞ से लेके +∞ तक की संख्या जो भी है सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, तो वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। तो इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या जो है वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनका वर्गमूल पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, जिनका वर्गमूल पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, जैसे √2 है, √2 का वैल्यू निकलता है क्या, पूर्णतः निकलता है क्या, नहीं निकलता है। तो ये जो संख्या है, ये संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 और कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √4 को, तो देखो √4 यानी 4 का ये क्या है, पूर्णतः क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, निकल रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या है, नहीं है। बात समझ में आया क्या। वैसी संख्या, सिंपल सा भाषा में याद रखो, वैसी संख्या जिसका रूट में होगा तो उसका पूर्णतः वैल्यू रूट का नहीं निकलेगा, है ना, वैसी संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर है। वैसी संख्या जिसका वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णतः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसे संख्या जो होंगे, √11, क्या होगा 13, √17, √19, ये सब संख्या जो भी है, ये सभी संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जो हम चलेंगे वो होगा हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में देखते हैं, वास्तविक संख्या को सबसे पहले क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसमें जितने भी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मतलब सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो 0, अभी देखें 0 क्या है, परिमेय संख्या है ना। 5 क्या है, परिमेय संख्या। 7, 9, 3/7, 6/5, √2, इधर वाला जो पार्ट है क्या था, परिमेय संख्या था। अभी देखे थे इसके नीचे 1 था, तो ये क्या था, इस तरह से ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये जो समूह आपको दिख रहा है ये परिमेय संख्या का, इधर जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद एक छोटा सा हम ग्राफ से समझते हैं कि होता क्या है। ऐसे तो देखो, ये जो देख रहे हो जो बीच में है, ये है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या, है ना। उसके बाद है इंटीजर, उसके बाद है आपका होल रेशनल नंबर, उसके बाद क्या है आपका उसके बाद है आपका रियल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो देखो है क्या, ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का यह सबसेट है। कौन सा, वास्तविक परिमेय संख्या यानी समुच्च है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का समुच्च कौन सा है, पूर्णांक संख्या। इसको देखते हैं, जैसे इसको लिखा जाता है ऐसे, इस तरह से, नेचुरल नंबर समुच्च है किसका, होल नंबर का। यानी कि प्राकृतिक संख्या समुच्च है किसका, आपका
पूर्ण संख्या का। और पूर्ण संख्या जो है यह समुच्चय किसका, पूर्णांक का यानी इंटीजर्स का। और इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स यह समुच्चय किसका है, यह है आपका रेशनल नंबर का। और ये रेशनल नंबर, ये सारे के सारे जो समुच्चय है, ये किसके समुच्चय है, रियल नंबर के। ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं समुच्चय यानी सबसेट, समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो होल नंबर का पार्ट रियल नंबर है, और रियल होल नंबर जो है, सॉरी ये जो है आपका होल नंबर जो है, होल नंबर का पार्ट आपका कौन है, नेचुरल नंबर है। और ये जो नेचुरल नंबर है ये जो है इंटीजर्स का पूरा पार्ट है। इंटीजर्स किसका पार्ट है, ये है आपका रेशनल नंबर का। और ये रेशनल नंबर जो है ये आपका किसका पार्ट हो जाता है, रियल नंबर का। ठीक है, किसका हो जाता है, रियल नंबर का। क्लियर है। अब इसके बाद जो आते हैं हम लोग देखें इस डेफिनेशन के माध्यम से कि परिमेय संख्या, सही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये है पूरा का पूरा क्या है आपका वास्तविक संख्या। इसमें जो है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है, और ये जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों संख्या जब मिल जाती है तो यही कहलाता है क्या, आपका वास्तविक संख्या। तो इस तरह से हम देखें क्या कि जो है इसमें हम देखें क्या कि ये जो प्राकृतिक संख्या है समुच्चय है पूर्ण संख्या का, और पूर्ण संख्या समुच्चय है पूर्णांक संख्या का, और पूर्णांक संख्या जो समुच्चय है वो परिमेय संख्या का, और परिमेय संख्या जो होता है समुच्चय होगा किसका, वास्तविक संख्या का। इसमें इतना ही देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले लेक्चर में जो है कुछ बच गया था उसको हम लोग इसमें पूरा करते हैं। पहला जो है अपना मतलब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है, जैसे यह जो है किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। सिंपल तरीका है, सिंपल इसका डेफिनेशन है एल्गोरिथम यानी क्या है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो है यह क्या है, किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम कहा जाता है मतलब किसी चीज़ को अगर हम हल कर रहे हैं तो उसके जो चरणबद्ध प्रक्रिया है यानी एक के बाद एक दूसरा जो क्रम आएगा उस प्रक्रिया को हम एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद लेमा, लेमा पूछा जाता है कभी कभी कि लेमा क्या है भाई। तो लेमा क्या है, लेमा एक सिद्ध कथन है। लेमा क्या है, एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से किसी कथन को, जिसकी सहायता से कथन को क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब किसी भी कथन को क्या किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। यानी लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से कथन को हम क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। उसके बाद आता है अपना भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा भाग एल्गोरिथम या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा इंग्लिश में बोला जाता है। ये सिंपल होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन पढ़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये वाला पार्ट इसको हम लोग ए मानते हैं और ये जो होगा इसको बी, और ये जो आपका भागफल है इसको क्यू से, और लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको आर से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ये हमारा भाजक कहलाता है। ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये क्या है, हमारा भागफल है ना। और ये जो है अपना क्या है, शेष। क्या है, शेष है। तो इसमें सिंपल होता है कि ये जो ए है हम लोग जानते हैं ए जो होता है बराबर होता है बी क्यू, यानी इस दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। यानी ये प्राप्त होगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्या होता है, जहाँ आर जो होता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होगा, लेकिन बी से यानी भाजक से हमेशा क्या होता है, ये जो शेष है ये छोटा होता है। ठीक है, इसमें लिख दिया गया है क्यू क्या है, भागफल है, तथा आर क्या है, इसके शेष कहलाते हैं। ये दो आर क्यू और आर जो है इसके शेष कहलाते हैं। लेकिन इसमें बी क्या है, तो बी आपका भाजक हो गया और ए क्या है, भाज्य हो गया। इसके बाद एक जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से, ये यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से हम मौसा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो मौसा निकालने के लिए जब हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाता है,
शेष हो जाए, अंतिम संख्या या सॉरी शेष, अंतिम संख्या या शेष क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो, क्या हो, शून्य मतलब जीरो प्राप्त हो, वह तो उस चरण का, जब जीरो प्राप्त होगा तो उस चरण का जो है भाजक हमारा क्या कहलाता है, मौसक कहलाता है। सिंपल एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से मौसक निकालने के लिए जब अंतिम संख्या या शेष, अंतिम संख्या देखेंगे जो कट जाएगा वो उसकी बात करेंगे, और शेष या तो शेष बोलेंगे, शेष अगर शून्य हो जाता है या शून्य प्राप्त हो जाता है तो उस चरण का जो भाजक जो होगा अपना वो हमारा क्या कहलाता है, मौसक कहलाता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 16 और 25 का अगर मौसक निकालना है, क्या निकालना है, मौसक निकालना है ना, मौसक निकालना है। तो सिंपली आप देखो क्या होता है, भाग विधि से देखते हैं। तो 16 भागा ये 25 कर देते हैं और ये आ गया मौसक का, ये इस तरह से मौसक निकालने का ये तरीका है, हाल सिंपल फंडा। 25 से इसको भाग देंगे एक बार में, यहाँ क्या लगेगा 16 से देंगे कितना आएगा, एक बार में यहाँ से घट के आएगा आपका 9। फिर यहाँ पे अगर भाग नहीं लगता है तो हम लोग पहले भी हमारा वीडियो है उसमें बताया गया हुआ है एचसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो वहाँ जाके आप क्लियर कर सकते हो। ये 16 आपका यहाँ आ जाएगा जो भाज्य बन जाएगा, फिर आप एक बार में लगाओगे यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, फिर ये 9 को यहाँ लाओगे, यानी कि जो आपका क्या होता है भाजक होता है वह क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, जब तक नहीं कटेगा, जब तक आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा। अब ये आ जाएगा आपका एक बार में 7 कर देंगे, एंड इसको अगर घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आया, अभी भी नहीं लगेगा, 2 3 6, 3 बार में लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर आप 2, इसके बाद 2 बार में ये 2 कट गया, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी आर का जो वैल्यू आ गया आपका जीरो। और जैसे ही ये आर का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब ये एक जो है ये आपका क्या हो गया, मौसक हो गया। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह कैसे निकालते हैं। ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बी क्यू प्लस क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, है ना। तो ए हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेष है। तो यहाँ पे जो आपका टर्म दिया हुआ है वो है 25, उसके बाद आपको दिया हुआ बी मतलब आपका 16 हो गया। कितना बार में लग रहा है इसमें, एक बार में, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रिमाइंडर कहाँ कितना आ रहा था यहाँ पे 9, तो यहाँ पे पुट कर दिए 9। फिर आपका ये जो क्या है भाजक है ये बदल जाता है आपका भाज्य में, जब तक रिमाइंडर क्या हो, यानी आर का जो वैल्यू है वो शून्य नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, और जो आपका रिमाइंडर है ये बन जाता है आपका भाज्य। फिर आप इसको भाग दोगे तो 9 1 9, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आ जाएगा 7। फिर ये जो आपका भाजक है ये बदल जाएगा भाज्य में, और यहाँ जो रिमाइंडर है ये आपका हो जाएगा भाजक। फिर एक बार में आप लगाओगे, फिर रिमाइंडर आएगा आपका 2, फिर ये भाजक जो है बदल जाएगा भाज्य में, और ये फिर रिमाइंडर आपका जो बदल जाएगा भाजक में। फिर इसको लगाओगे 3 टाइम्स में, रिमाइंडर आएगा 1, यानी शेष 1 आएगा। फिर ये 2 आ जाएगा आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और ये जो है आपका 1 जो है ये आ जाएगा भाजक। बस 1 गुने 2 करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। इसलिए 16 और 25 का मौसक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो इसके केस का ये जो क्या है भाजक है, भाजक ये आपका क्या हो जाएगा, मौसक बन जाएगा। ठीक है, यानी 16 और 25 का मौसक कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका, इसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे वो हमारा होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और हम लोग उठाएंगे केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों कंबाइंड रूप से हम लोग लेके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट।